नमस्कार बच्चों। थर्मो के प्रीवियस लेक्चर पर हम लोगों ने बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? बॉन्ड एनर्जी। कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। आज के लेक्चर पर हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देन वेलकम टू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मोकेमिस्ट्री। मैं आपका केमिस्ट्री मास्टर। चालू करते हैं आज का लेक्चर। द नेम ऑफ द टॉपिक इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। पढ़ो क्या लिखा हुआ है? हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का सिंबल क्या होगा? स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं सभी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। तो उसका इंथैल्पी चेंज जो है ऑलवेज नेगेटिव होगा। कैसा होगा? ऑलवेज नेगेटिव। जैसे आपने हीट ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा था। हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। हीट ऑफ कंबस्टन पढ़ा था। हीट ऑफ कंबस्टन ऑलवेज नेगेटिव होता है। बॉन्ड एनर्जी पढ़ी। बॉन्ड एनर्जी ड्यूरिंग द डिसोसिएशन पॉजिटिव होगी, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड नेगेटिव होगी। वैसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज नेगेटिव होता है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बात समझ में आया इतना? ठीक है, आगे समझते हैं। ये जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ना, इट इज ऑलवेज डिफाइन पर ग्राम इक्विवेलेंट्स। और अब रुक जाओ। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज ऑलवेज डिफाइंड पर ग्राम इक्विवेलेंट। अब इसको और समझते हैं। ये लिखा हुआ है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्या लिखा है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। अब हम सब जानते हैं कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो इसी को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 1000 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स। मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स को ही हम लोग मिली इक्विवेलेंट्स बोल देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो पर ग्राम इक्विवेलेंट्स या फिर पर 1000 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड एंड बेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इसी पर बेस्ड आगे की थ्योरी चलेगी। इसी पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी होने वाले हैं। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैसे डिफाइन की जाती है? पर ग्राम इक्विवेलेंट्स या फिर पर 1000 मिलीग्राम ऑफ पर 1000 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड एंड बेस। इतनी बात समझ में आया? इतना कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसके किसके बीच में होती है? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है एसिड और बेस के बीच में। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो फॉर्मेशन करते हैं सॉल्ट और वाटर का। कोई भी एसिड किसी भी बेस से रिएक्ट करे, कैसा भी एसिड हो कैसा भी बेस हो, फॉर्मेशन हमेशा किसका होगा? सॉल्ट एंड वाटर का। अब यहां पर मैं एक कंडीशन लेने जा रहा हूं। एसिड को मैंने बोला स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस को भी मैंने बोला स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब हमारा जो केस है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड का न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। क्या बोला? स्ट्रॉन्ग एसिड का न्यूट्रलाइजेशन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। तो किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है सर वीक ले लेंगे तो क्या होगा? तो मैं कहूँगा बेटा ये तो टॉपिक की शुरुआत है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर हम इसको वीक भी करने लगेंगे। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? दोनों कंपोनेंट को स्ट्रॉन्ग लिया, बाद में हम इनको वीक भी लेने लगेंगे। क्या लेने लगेंगे? वीक भी लेने लेंगे। तो कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है। टॉपिक की शुरुआत कहाँ से होगी? स्ट्रॉन्ग एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस। फॉर्मेशन होता है सॉल्ट एंड पानी का। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ओके। अब स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने HCl को कंसीडर किया, स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH। HCl रिएक्ट विद NaOH तो HCl H प्लस को फर्निश करेगा, NaOH OH माइनस को फर्निश करेगा, H प्लस OH माइनस को न्यूट्रलाइज करेगा, यहाँ से NaCl बन जाएगा और H प्लस OH माइनस से न्यूट्रलाइज होकर वाटर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? वाटर का फॉर्मेशन। क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब हम इस लाइन पर आएंगे, एसिड और बेस ऑलवेज डिफाइंड पर ग्राम इक्विवेलेंट्स। इसका मतलब समझो। इसका मतलब है कि व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब ग्राम इक्विवेलेंट की कहानी तो हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ते हैं, हाँ या ना? हाँ, ठीक है। तो व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज विद द 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, और 1 ग्राम की जगह मैं लिख सकता हूं 1000 मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड।
is completely neutralized with the help of 1000 milligram equivalents of strong base, then the amount of heat released, एनर्जी ऑलवेज क्या होगी, रिलीज होगी, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, और वो एनर्जी रिलीज होती है 13.7 किलो कैलोरी। कितनी रिलीज होती है, 13.7 किलो कैलोरी। ये एनर्जी फिक्स होती है। अगर किलो कैलोरी को मैं जूल में कन्वर्ट करूं, इसी को मैं किलो जूल में कन्वर्ट करूं, तो ये वैल्यू आती है बेटा +50, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, 57.3 किलो जूल। क्लियर हुआ इतना, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। इसके पहले क्या होता था, हीट ऑफ फॉर्मेशन में हम हमेशा लिख देते थे x किलो जूल, वो x पता नहीं कितनी रिलीज होगी, पता नहीं होता था कितनी रिलीज होगी, या फिर x किलो जूल एब्जॉर्ब होगी। हीट ऑफ कंबस्टन में x किलो जूल रिलीज होगी, पता नहीं कितनी रिलीज होगी। बॉन्ड एनर्जी में भी कितनी बॉन्ड एनर्जी होगी वो क्वेश्चन देता था। लेकिन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या किया, मैंने वैल्यू को फिक्स करके लिख दिया है, वैल्यू को फिक्स करके लिखा। यहाँ x किलो कैलोरी या x किलो जूल नहीं लिखा मैंने, वैल्यू फिक्स है। वैल्यू क्या है, फिक्स है। समझा कि नहीं समझा? तो यही जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यही जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यही एनर्जी कहलाती है स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और ये वैल्यू कितनी है, रिलीज हो रही ना, तो -13.7 किलो कैलोरी, या फिर इसी को मैं बोल सकता हूँ -57.3 किलो जूल। याद करने का तरीका देखो, ये लिखा है 13, ये लिखा है 7 को 7 कर दो, 13 7, किसका 7, 13 7। कब तक, कल तक, कल तक, कल तक। इससे क्या होगा, वैल्यू को याद कर सकते हैं विद द यूनिट। 13 7 कब तक, कल तक। परसों किसका, अबे परसों जो होगा उसका 7 होगा। अब क्या पता यार, कल तो किसी ने देखा नहीं, परसों कहाँ से कौन देख कर आ गया। तो फिर से आओ, 13 7 कब तक, कल तक, 13.7 किलो कैलोरी। क्लियर हो गया इतना, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं, क्लियर। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। When 1 gram equivalents or 1000 milliequivalents of any strong acid is completely neutralized by 1 gram equivalents or 1000 milliequivalents of strong base, समझ रहे मैं कैसे बोल रहा हूँ? 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस और 1000 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस are completely neutralized with each other, then the amount of energy released, that is a fix. क्यों fix, इसका डिस्कशन थोड़ी देर बाद होगा। then the amount of energy released is called standard heat of neutralization, is called standard heat of neutralization। बात समझा कि नहीं समझा? समझा। इट इज ऑलवेज फिक्स। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, हमेशा उसे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 ग्राम इक्विवेलेंट या फिर 1000 मिली इक्विवेलेंट एंड 1000 मिली इक्विवेलेंट ही लेना है हमें ऑलवेज। जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को करस्पॉन्डिंग इतना इतना या फिर इतना इतना लेंगे तो ही इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अगर इसमें आप कोई भी चेंज कर देंगे तो इतनी एनर्जी रिलीज नहीं होगी, इससे कम एनर्जी रिलीज होगी, इससे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं कहलाएगी। यही एनर्जी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगी, और ये एनर्जी, इतनी ही एनर्जी तभी रिलीज होगी जब ये कंडीशन वैलिड होंगी। ये कंडीशन क्या होंगी, वैलिड होंगी। बात समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। ओके, अब एक छोटी सी बात करता हूँ, इस ग्राम इक्विवेलेंट्स को समझते। ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होता है वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर। याद है ना, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर ऊपर चला गया, और सॉल्व करो इसको। ग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये हो गया मोल्स, इनटू वैलेंस फैक्टर, इनटू क्या, वैलेंस फैक्टर। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब इस फार्मूले की एनालिसिस हम थोड़ी सी और करते हैं। कोई भी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का क्वेश्चन हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस, उसका तो हमेशा 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही आपको लेना है। स्ट्रॉन्ग एसिड भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट, स्ट्रॉन्ग बेस भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट। समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। ओके। अब किसी एसिड का वैलेंस फैक्टर जो है उसकी बेसिसिटी होता है। बेसिसिटी मतलब जितने H+ को रिलीज कर सकता है, जितने H+ को क्या कर सकता है, रिलीज कर सकता है। तो HCl एक, अब यार ये यहाँ का टॉपिक नहीं है, इनऑर्गेनिक में बहुत पढ़ाया जाता है, रेडॉक्स में पढ़ाया जाता है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ाया जाता है, ये थर्मो चल रहा है, ठीक है ना। इट इज़ नॉट अ बेसिक कि मैं आपको वैलेंस फैक्टर सिखाने बैठूँ या एसिडिटी या बेसिसिटी सिखाने बैठूँ, ठीक है। तो समझते हैं
किसी भी एसिड का वैलेंस फैक्टर होता है उसकी बेसिसिटी। बेसिसिटी होता है कि वो कितने H प्लस को रिलीज कर सकता है। अब सुनो, HCl एक H प्लस को रिलीज कर सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 1, तो इसका वैलेंस फैक्टर कितना आएगा 1। समझ में आया? तो अगर किसी भी एसिड या बेस, अब बेस का वैलेंस फैक्टर क्या होगा? बेस का वैलेंस फैक्टर होता है बेस की एसिडिटी। बेस की एसिडिटी क्या होता है? वो कितने OH माइनस को रिलीज कर सकता है। तो NaOH एक OH माइनस को रिलीज कर सकता है, तो इसकी बेसिसिटी 1 होगी और इसका वैलेंस फैक्टर भी 1 होगा। अब छोटा कर लेते हैं, एक H प्लस रिलीज, वैलेंस फैक्टर 1, एक OH माइनस रिलीज, वैलेंस फैक्टर 1। समझ में आ गया इतना? अगर यहां पर H2SO4 लिखता मैं तो 2H प्लस रिलीज, वैलेंस फैक्टर 2। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिखता 2OH माइनस रिलीज, वैलेंस फैक्टर 2 हो जाते। समझ में आया इतना? ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर कभी भी वैलेंस फैक्टर किसी भी कंपोनेंट का एक आया, ग्राम इक्विवेलेंट तो एक ही लेना है। ये तो इसेंशियल कंडीशन है कि ग्राम इक्विवेलेंट एक होना चाहिए। वैलेंस फैक्टर भी अगर एक है तो बेटा मोल्स भी कितने आ जाएंगे? एक ही तो आ जाएगा। समझा कि नहीं समझा? ओके, अगली कंडीशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी से हम क्वेश्चंस को थोड़ा लवकर कर सकते हैं। अगर क्या हर न्यूट्रलाइजेशन में ग्राम इक्विवेलेंट 1 ही होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड एंड बेस रिएक्ट करते हैं, लेकिन उसका वैलेंस फैक्टर 2 हो गया, तो मोल्स कितने आ जाएंगे? 1/2। तो इस चीज को याद कर लो कि अगर वैलेंस फैक्टर 1 तो मोल्स भी 1 होगा, जब ग्राम इक्विवेलेंट 1, ये तो हमेशा ही रहना है। अगर वैलेंस फैक्टर 2 तो मोल्स हाफ हो जाएगा। मोल्स कितना हो जाएगा? हाफ। अब इस चीज को दिमाग में बहुत जोर से घुसा लो। चलो चालू करो। वैलेंस फैक्टर 1 तो मोल्स भी 1, क्योंकि ये एक ही रहना है। वैलेंस फैक्टर 2, अगर किसी कंपोनेंट का वैलेंस फैक्टर 2 तो मोल्स आधा आ जाएगा। मोल्स कितना आ जाएगा? आधा। अब मैं चालू करता हूं, यहां पर आता। HCl का वैलेंस फैक्टर 1 है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स में वो 1 मोल रिएक्ट करेगा। NaOH का वैलेंस फैक्टर 1 है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स में वो 1 मोल रिएक्ट करेगा। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई कंफ्यूजन है? 1 मोल HCl मतलब 35.5 प्लस 1, दैट मीन्स इट इज 36.5 ग्राम। 1 मोल NaOH, Na 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 23 16 1 कितना? 40 ग्राम। 40 ग्राम। तो ये जो कंडीशंस हैं, ये जो दो चीजें मैं लेकर आया, ये कैलकुलेट किया गया है। आप हर क्वेश्चन में एक एक मोल नहीं लिख सकते हैं। एक मोल क्यों? क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंस और 1 वैलेंस फैक्टर। एक मोल क्यों? क्योंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंस और वैलेंस फैक्टर 1। आप समझ रहे हैं? यहाँ छोटा सा मैंने आपको ये बात समझाई है। ये समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन ऑलवेज यहां से चलेगी, इतने से। और ये उसी का कैलकुलेटेड डेटा है कि व्हेन 1 मोल HCl रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ NaOH तो भी इतनी हीट रिलीज होगी। व्हेन इतने ग्राम HCl रिएक्ट विद इतने ग्राम ऑफ NaOH तो वो कंप्लीट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और इतनी हीट रिलीज होगी। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। क्लियर। तो मैं अब हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जिसके बारे में आपने पढ़ा उसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूं। व्हाट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन? इट इज रिलीज्ड एनर्जी कि एब्जॉर्ब्ड एनर्जी? रिलीज्ड एनर्जी। तो इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स या फिर 1000 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड is completely neutralized by 1 ग्राम इक्विवेलेंट या फिर 1000 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एंड दैट इज इक्वल टू -13.7 किलो कैलोरी और -57.3 किलो जूल। तो फिर से समझते हैं। What is standard heat of neutralization? It is the amount of energy released when 1 gram equivalent of any acid, is completely neutralized with 1 gram equivalents of base. समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि जब दोनों का एक एक मोल रिलीज होगा तो जो हीट रिलीज होगी, नहीं।
पता नहीं क्या बोला, फिर से बोलता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि जब दोनों का एक एक मोल रिएक्ट होगा तो जो हीट रिलीज होगी, ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा कि जब दोनों का एक एक ग्राम इक्विवेलेंस आपस में रिएक्ट करेगा तो जो हीट रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एक एक मोल तो ये तो कैलकुलेट होकर आया, ये तो कैलकुलेट होकर आया। समझे कि नहीं समझे? समझे। अब इसी पर बेस्ड मैं कुछ और एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, ठीक है? आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। देखो जैसे कि लिखा हुआ है बेटा HNO3 प्लस NaOH। अब क्या होगा, H प्लस को OH माइनस न्यूट्रलाइज कर देगा, यहां से NaNO3 बन जाएगा। NaNO3 प्लस H2। अब पहली चीज तो ये देखो रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है? बैलेंस है। लेकिन मैं यहां पर एक मोल नहीं लिखूंगा। बैलेंस है, एक मोल HNO3 रिएक्ट कर रहा है एक मोल NaOH के साथ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन नहीं लिखूंगा। मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HNO3 when completely neutralized with 1 gram equivalents of NaOH or 1000 milliequivalent of HNO3 is completely neutralized with 1000 milliequivalents of strong base, then ऑलवेज 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। दोनों स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट होना चाहिए। कोई भी एसिड हो लेकिन स्ट्रॉन्ग हो, कोई भी बेस हो लेकिन स्ट्रॉन्ग हो, तो ऑलवेज 13.7 किलो कैलोरी, या फिर यार किलो जूल पे लिख लो, प्लस 57.3 किलो जूल एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ये तो बात हुई डेफिनीशन से, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनीशन से। अब इससे हम और क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं? कैलकुलेशन की तरफ चलते। HNO3 एक H प्लस रिलीज करेगा, वैलेंस फैक्टर एक तो अभी समझाया था, ये एक मोल रिएक्ट करेगा। NaOH एक मोल OH माइनस रिलीज करेगा, तो इसका भी वैलेंस फैक्टर कितना होगा? एक। वैलेंस फैक्टर एक, तो ये भी एक मोल रिएक्ट करेगा। एक मोल HNO3 एक मोल NaOH के साथ रिएक्ट करके इतनी हीट रिलीज करेगा। एक मोल HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है बेटा 63 ग्राम। एक मोल HNO3 का मतलब 63 ग्राम HNO3 रिएक्ट विद एक मोल NaOH मतलब 40 ग्राम NaOH के साथ। तो इनमें से कुछ भी बोलो, एनर्जी इतनी ही रिलीज होगी। यही तो स्टैंडर्ड है हमारा। एक एक ग्राम इक्विवेलेंस रिएक्ट करे, 1000 मिलीग्राम इक्विवेलेंस रिएक्ट करे, इनसे कैलकुलेट किया एक एक मोल रिएक्ट करे, या इसका 63 ग्राम और इसका 40 ग्राम आपस में रिएक्ट करे, तो इतनी या फिर इतनी हीट क्या होगी? रिलीज होगी। पिछले एग्जाम्पल में भी इतनी रिलीज हुई थी, इसमें भी इतनी रिलीज हुई। अगला देखो, एसिड को मैंने H2SO4 लिखा। H2SO4 रिएक्ट विद NaOH। अब यहां से कुछ बातें और समझोगे आप, देखो कैसे। H2SO4 रिएक्ट विद NaOH, ठीक है? तो ये 2H प्लस रिलीज करेगा, 2H प्लस को 2OH माइनस न्यूट्रलाइज करेंगे, Na2SO4 प्लस 2H2। बोला है ना? हाँ, ठीक है। 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स ना, इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स, या फिर इसका 1000 मिली इक्विवेलेंट्स और इसका भी 1000 मिली इक्विवेलेंट, जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। और वो वैल्यू इतनी ही होनी है, वैल्यू फिक्स है। दोनों कंपोनेंट अगर स्ट्रांग हुए, क्या बोला? दोनों कंपोनेंट स्ट्रांग हुए और ये कंडीशन वैलिड हुई तो एनर्जी ऑलवेज फिक्स दैट इज 13.7। ये तो ऑलवेज है। अब इसे कैलकुलेट क्या करेंगे? अब देखो बहुत ही ध्यान से देखना। H2SO4 2H प्लस रिलीज करेगा, मतलब वैलेंस फैक्टर 2 हुआ। वैलेंस फैक्टर 2 तो मतलब इसका हाफ मोल, एक मोल नहीं, कितना? हाफ मोल। NaOH एक OH माइनस रिलीज करेगा, तो NaOH का वैलेंस फैक्टर एक, तो इसका एक मोल रिएक्ट करेगा। मतलब जब इसका हाफ मोल इसके एक मोल से रिएक्ट करेगा, इसका हाफ मोल 1 ग्राम इक्विवेलेंट में इसका हाफ मोल आएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट में इसका एक मोल आएगा, तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी 13.7 किलो कैलोरी या फिर 57.3 किलो जूल। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, क्लियर? तो देखो ऊपर क्या लिखते थे हम लोग? 1 मोल। यहाँ पर 1 मोल नहीं लिखा, क्या लिखा? हाफ मोल, एक मोल। अब अगर कोई बच्चा ऐसा कहता है कि नहीं सर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा और दैट इज -13.7 किलो कैलोरी। ये रिएक्शन है, उसका इंथैल्पी चेंज -13.7 किलो कैलोरी, वही स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा। समझ में आ गया इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। लेकिन कोई कहता है कि नहीं सर हाफ और एक नहीं, हम ऐसा करेंगे H2SO4 प्लस NaOH फॉर्मेशन करो, Na2SO4 यहाँ 2 लगाओ प्लस 2H2। अब कितनी हीट रिलीज होगी? तो जरा इस बात को समझो, छोटी सी बात है।
हाफ मोल एक मोल से रिएक्ट करता है, हाफ मोल एक मोल से रिएक्ट करता है, तो 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। हाफ एक से रिएक्ट कर रहा है, यहाँ एक दो से रिएक्ट कर रहा है, मतलब जस्ट डबल हो रहा है, जस्ट डबल हो रहा है। हाफ एक से रिएक्ट करने में इतनी, तो एक दो से रिएक्ट करने में इसका डबल रिलीज होगी। इसका डबल कितना होगा? 13 टू ज़ा 26, एक 27.4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। तो जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन है वो तो -27.4 किलो कैलोरी है, बट ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं होगी। न्यूट्रलाइजेशन में हीट तो रिलीज होगी, लेकिन स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने इसका 1 मोल और इसका 2 मोल ले लिया। इसका 1 मोल लेने का मतलब है इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स, इसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्शन कर रहे हैं। 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स 2 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्शन कर रहे हैं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्शन करने में इतनी हीट रिलीज करता है, 2 ग्राम इक्विवेलेंट से रिएक्ट करके उसका डबल हीट रिलीज करेगा। समझा कि नहीं समझा? समझा। मतलब इतने सारे एग्जाम्पल से मैं बेसिकली एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट से जब कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो ऑलवेज फिक्स होती है, और वो होती है कितनी? -13.7 किलो कैलोरी या फिर -57.3 किलो सोल। क्लियर हुआ इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। अभी जितना भी पढ़ा आपने, इसमें एक चीज़ और साथ में चल रही जो मैं तुमको पीछे से नोट करवाता हूँ, ध्यान दिलवाता। एक H प्लस एक OH माइनस से न्यूट्रलाइज होकर एक पानी बना रहा, सब मोल में होता है ना, 1 मोल H प्लस 1 मोल OH माइनस से न्यूट्रलाइज होकर एक पानी, तो 13.7 एनर्जी रिलीज। यही चीज़ आगे देखो, एक H प्लस एक OH माइनस से न्यूट्रलाइज होकर एक पानी बना रहा है, 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज। एक H प्लस, एक ही तो H प्लस है ना, ध्यान से देखो, हाफ H2SO4 मतलब एक H प्लस एक OH माइनस से न्यूट्रलाइज होकर एक पानी बना रहा है, तो 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज। यहां 2H प्लस है, 2 OH माइनस से न्यूट्रलाइज होकर 2 पानी बना रहा है, एक से न्यूट्रलाइज होकर इतनी एनर्जी रिलीज करता है, तो 2 से न्यूट्रलाइज होकर उसका डबल एनर्जी रिलीज करेगा। समझा कि नहीं समझा? लेकिन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहलाने के लिए एक से ही न्यूट्रलाइज होना चाहिए, एक को एक से ही न्यूट्रलाइज होना चाहिए। बोल सही कि गलत? सही। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। अब जितना भी आपने सीखा उस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है? और ये चीज़ याद रखना क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने के लिए कि अगर वैलेंस फैक्टर 1 है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स में 1 मोल रिएक्ट करेगा, और अगर वैलेंस फैक्टर 2 है तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए उसे हाफ मोल रिएक्ट करना पड़ेगा। कितना मोल रिएक्ट करना पड़ेगा? हाफ मोल। क्लियर? इसी पर बेस्ड मैं 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाता हूँ। पहला क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कैलकुलेट द amount of energy released when 4 ग्राम of NaOH, कितने ग्राम? 4 ग्राम of NaOH is completely neutralized by HCl। 4 ग्राम ऑफ NaOH इज कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय HCl। समझ में आया इतना? अब देखो, इसे बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं, छोटा कर देते इसको। NaOH वैलेंस फैक्टर कितना बेटा इसका? 1। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स में 1 मोल रिएक्ट करेगा, 1 मोल रिएक्ट करेगा NaOH। फिर से आता हूँ, NaOH को 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करना चाहिए। 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करने के लिए उसे 1 मोल रिएक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वैलेंस फैक्टर 1 है। 1 मोल NaOH रिएक्ट करेगा। 1 मोल NaOH मतलब समझते हो तुम? 40 ग्राम NaOH जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ। कितने ग्राम? 40 ग्राम NaOH जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा। बोल, ये बात हम सीख कर आए अभी कि नहीं सीख कर आए? यस, सीख कर आए। देखो पिछले पेज में दिखाता हूँ कितने ग्राम था? 40 ग्राम NaOH। 40 ग्राम NaOH जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर ऐसा लिखा। तो 40 ग्राम NaOH के रिएक्ट करने पर इतनी एनर्जी रिलीज होती ना, तो 4 ग्राम NaOH जब रिएक्ट करेगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 40 ग्राम में इतनी, तो 4 ग्राम में कितनी? -1.37 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। नहीं समझा? समझा। कोई कंफ्यूजन? नहीं। क्लियर? अब ये 40 ग्राम कहां से लेके आया, इसका एक बार और डिस्कशन समझो। NaOH का वैलेंस फैक्टर बताओ? 1। अगर वैलेंस फैक्टर 1 है
तो 1 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ NaOH में NaOH का 1 मोल आएगा। 1 मोल NaOH मतलब 40 ग्राम NaOH। 40 ग्राम NaOH जब HCl से न्यूट्रलाइज होगा तो 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज हो। जब 4 ग्राम NaOH न्यूट्रलाइज होगा तो इतनी रिलीज हो जाएगी। अकल आई कि नहीं आए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, सुन रहा है ना तू? हाँ सुनता रहे। अगला क्वेश्चन कहता है कि x किलो जूल ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड when 10 ml of 1 mHCl and 10 ml of 1 mNaOH are mixed। बिल्कुल सही बात है। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों को मिक्स कर दिया। तो 10 ml ऑफ 1 mHCl एंड 10 ml ऑफ 1 mNaOH जब मिक्स किए गए तो x किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। तो क्वेश्चन कहता है कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी। क्या पूछता है बेटा? स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितना होगा? ठीक है, एक काम करो, रिएक्शन लिख लो। HCl रिएक्ट हो रहा है NaOH के साथ, फॉर्मेशन करेगा NaCl प्लस H2O। HCl कितना है? 10 ml ऑफ 1 m। NaOH कितना है? 10 ml ऑफ 1 m। समझ गए इतना? ठीक है। अब सब जानते हैं कि नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में एक रिलेशन होता है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलैरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। अगर वैलेंस फैक्टर 1 है तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी सेम हो जाएगी। वैलेंस फैक्टर 1 तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी सेम। HCl 1 H प्लस रिलीज करेगा, इसका वैलेंस फैक्टर 1, तो जो मोलैरिटी है वही नॉर्मेलिटी होगी। मतलब मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ 10 ml ऑफ 1 n एंड इट विल बी 10 ml ऑफ 1 n। समझ में आ गया इतना? कोई कंफ्यूजन नहीं आता? नहीं, ओके। आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ने आपको ये भी समझाया था कि ग्राम इक्विवेलेंट्स का फार्मूला नॉर्मेलिटी से निकल के आता है। कहाँ से निकल के आता है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फार्मूला बताओ। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है ग्राम इक्विवेलेंट्स एब्सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट्स का कहाँ से निकल के आता है? नॉर्मेलिटी के फार्मूले से। नॉर्मेलिटी का फार्मूला नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स एब्सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ कि ग्राम इक्विवेलेंस कितना होगा तो आप कहेंगे नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। मैं आपसे कहूँगा कि मिलीग्राम इक्विवेलेंस कितना होगा तो ये फार्मूला हो जाता है नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम। ग्राम को मिली ग्राम में कन्वर्ट किया तो वॉल्यूम को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दो। अगर इधर मिली तो इधर भी मिली। याद आया ना लेक्चर? इधर मिली तो उधर भी मिली, बताना नहीं किसी को। ग्राम इक्विवेलेंस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। मिली इक्विवेलेंस इज इक्वल टू, फिर से मिली इक्विवेलेंस इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। मिली इक्विवेलेंस मिलीलीटर। समझ में आ गया इतना? कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? नहीं। तो मिली इक्विवेलेंस कैसे निकालते हैं? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। तो मैं अगर कहूँ कि HCl के मिली इक्विवेलेंट्स कितने आएंगे तो आप कहेंगे सर 10 मिली इक्विवेलेंट्स आएंगे। अच्छी बात है। NaOH के मिली इक्विवेलेंट्स कितने होंगे? नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम 10 मिली इक्विवेलेंट्स होंगे। जब दोनों के 10-10 मिली इक्विवेलेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, जब दोनों के 10-10, क्वेश्चन ने ये दिया उससे हम यहां तक पहुंच गए। जब दोनों के 10-10 मिली इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करते तो x किलो जूल एनर्जी रिलीज होती। कितनी? x किलो जूल एनर्जी रिलीज होती माइनस के साथ लिखना पड़ेगा यार। माइनस x किलो जूल एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। अब रुक जाओ, बहुत ही ध्यान से समझना। स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए दोनों को हजार मिली इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करना चाहिए। कितना? हजार मिली इक्विवेलेंट्स। तो जब 10 मिली इक्विवेलेंट्स दोनों के रिएक्ट करते तो x किलो जूल एनर्जी रिलीज होती। जब दोनों के 1000 मिली इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेंगे, 1000 मिली इक्विवेलेंट्स रिएक्ट करेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? माइनस x/10 इंटू 1000। याद आया ना? स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए दोनों के 1-1 ग्राम इक्विवेलेंट्स होने चाहिए या फिर दोनों के हजार मिली इक्विवेलेंट्स होने चाहिए। तो 10-10 मिली इक्विवेलेंट्स में x किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही तो हजार मिली इक्विवेलेंट्स में कितनी हो जाएगी? यस, वी कैन सॉल्व इट। आंसर आ जाएगा -100x किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। कब? जब दोनों के हजार मिली इक्विवेलेंट्स आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे। तो यही कहलाएगा स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। बोलो सीखे कि नहीं सीखे? सीखे। कोई डाउट है यहां तक किसी को? नहीं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ओके। अगर इतनी बात समझ में आया तो हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, कैलकुलेट द
amount of energy released when 0.4 मोल, कितने मोल? 0.4 मोल ऑफ HNO3 एंड 0.8 मोल ऑफ HNO3 हो गया, यहाँ NaOH ले लो, NaOH आर मिक्स्ड। 0.4 मोल ऑफ HNO3 एंड 0.8 मोल ऑफ NaOH आर मिक्स्ड, तो कितनी एनर्जी रिलीज हुई? क्वेश्चन समझ रहे हैं ना यार? 0.4 मोल ऑफ HNO3, 0.8 मोल ऑफ NaOH जब मिक्स किया गया तो न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो ठीक है, एक काम करते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं। HNO3 रिएक्ट हो रहा है NaOH के साथ, बनेगा NaNO3 प्लस H2। ये सब दिमाग में सॉल्व होता है। अब देखो मैं आपको क्या सिखाऊंगा, मैं कहूँगा कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स हो, इसका भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स हो, वैलेंस फैक्टर 1, तो इसका 1 मोल, इसके 1 मोल से जब रिएक्ट करेगा, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से जब रिएक्ट करेगा, हाँ या ना? हाँ। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? -13.7। इतने में -13.7, तो इसी से कैलकुलेट होकर ये आता, तो इतने में भी -13.7 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। ये तो हम पहले से सीख कर आए अभी तक, बोला हाँ या ना? हाँ। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इसका 0.4 मोल है और इसका 0.8 मोल है, देख लूँ सही है कि नहीं। 0.4 HNO3 और इसका 0.8 मोल है। अब देखो साइकोमेट्री यूज करो, इसका 1 मोल इसके 1 मोल से न्यूट्रलाइज होगा, 1:1 का रेशियो, तो इसका 0.4 मोल इसके 0.4 मोल से न्यूट्रलाइज होगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा, ये 0.4 मोल बच जाएगा लेफ्ट, हाँ या ना? हाँ। तो कितना HNO3 कितने NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है? तो आप कहेंगे कि सर 0.4 मोल ऑफ HNO3 0.4 मोल ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, 1:1 का रेशियो, अगर ये 0.4 मोल है तो 0.4 से रिएक्ट करेगा, एक में इतनी एनर्जी रिलीज होती, तो 0.4 में कितनी एनर्जी रिलीज होगी? वही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो जाएगा। हो गया क्वेश्चन? क्या बोला मैंने? एक मोल जब दोनों का रिएक्ट करता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। जब दोनों का 0.4 होगा, इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो, ये तो कैलकुलेशन किया मैंने कि इसका 0.4 इसके 0.8 से रिएक्ट नहीं करेगा, साइकोमेट्री यूज करो, इसका 0.4 इसके 0.4 से रिएक्ट करेगा, तो एक मोल रिएक्ट करने में इतनी एनर्जी रिलीज, तो 0.4 मोल जब 0.4 मोल से रिएक्ट करेगा, एक पे इतनी एनर्जी रिलीज, तो 0.4 पे कितनी रिलीज? -13.7 × 4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। मल्टीप्लाई कर दो, 13 × 4 = 52, 28 54, ये देख लेना मल्टीप्लीकेशन, यही हमारा आंसर होगा। बोलो सही की गलत? सही। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट से इतनी एनर्जी रिलीज, 1 ग्राम से मतलब 1 मोल से रिएक्ट, तो इतनी एनर्जी रिलीज, 0.4 से रिएक्ट तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है किसी को यहाँ तक? नहीं। ये इधर मैं शायद पॉइंट भूल गया ना, ये 0.4 है बेटा, यहाँ पॉइंट करते, ये तो कैलकुलेशन है यार, ये बिंदी हटाओ यहाँ से, ये पॉइंट यहाँ पर लगाओ, 0.4 है ना, 0.4, एक पे इतनी, तो 0.4 में कितना मल्टीप्लाई? 0.4, गलती से 4 मल्टीप्लाई हो गया था, तो आंसर आ जाएगा -5.48 किलो कैलोरी। क्लियर हो गया सभी का? ओके, आगे बढ़ते हैं और कुछ न्यूमेरिकल ट्रिक्स को समझते हैं हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में। न्यूमेरिकल ट्रिक्स 3-4 पॉइंट्स आएंगे बेटा इस पर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट। पहला बात, ये जो स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है ना, ऑफ किसका? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज फिक्स। स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज फिक्स। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, फर्क नहीं पड़ता वो कौन सा, क्या एसिड कौन सा, HCl है, HNO3, H2SO4, उससे फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और कंडीशन 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड 1000 मिली इक्विवेलेंट्स के लिए। तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज फिक्स एंड इट इज इक्वल टू -13.7 कल तक और -57.3 किलो जूल, बिकॉज हम ये समझने वाले हैं कि किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस का स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज फिक्स क्यों होता है? आखिर उसकी वैल्यू ऑलवेज -13.7 या फिर -57.3 किलो जूल ही क्यों होती है? तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। HCl का एक्वस सोल्यूशन NaOH के एक्वस सोल्यूशन में मिला दिया गया तो NaCl और पानी बनेगा। हम सब जानते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एनर्जी रिलीज होगी 13.7। अब HCl
अपने एक्वस सोल्यूशन में HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो अपने एक्वस सोल्यूशन में कंप्लीटली आयोनाइज होगा H प्लस Cl माइनस। इसे आयोनाइज करने के लिए एक भी एनर्जी की जरूरत नहीं है, किसी भी हीट की जरूरत नहीं है, स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट अपने आप एक आयोनाइज हो जाते हैं। NaOH ये भी कंप्लीटली आयोनाइज हो जाएगा Na प्लस OH माइनस। NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट Na प्लस Cl माइनस। पानी तो वेरी वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, फीबली आयोनाइज्ड होता है, समझा कि नहीं? पानी आयोनाइज नहीं होगा। प्लस 13.7 मैंने कुछ नहीं किया, उसी को आयोनाइज करके लिखा है। आपको समझाने जा रहा हूँ कि वैल्यू ऑलवेज फिक्स क्यों होती है। यहाँ से देखो Cl माइनस कैंसिल आउट, Na प्लस कैंसिल आउट, तो ओवरऑल बचा क्या? H प्लस OH माइनस, फॉर्मेशन हो जाएगा H2O का प्लस 13.7। चलो यूनिट लिख लेते हैं, कल तक क्लियर हो गया इतना? ठीक। हमने लिया तो एसिड और बेस था, क्या लिया था? एसिड और बेस, लेकिन ओवरऑल हमको क्या मिला? H प्लस और OH माइनस रिएक्ट करके पानी ले बना रहा है। यहाँ पर कुछ भी ले लो आप, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, ओवरऑल हर रिएक्शन में आपको H प्लस OH माइनस इज इक्वल टू H2O प्लस 13.7 किलो कैलोरी ही मिलने वाला है। मतलब एक बात समझ में आई हमको कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है, दैट इज अ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पानी फ्रॉम किससे? 1 मोल ऑफ H प्लस एंड 1 मोल ऑफ OH माइनस। स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पानी। मतलब हर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पानी हो रहा है, हर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पानी फॉर्म हो रहा है, किससे फॉर्म हो रहा है? H प्लस एंड OH माइनस से। तो मैं क्या बोलूंगा? स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पानी फ्रॉम किससे? 1 मोल ऑफ। अच्छा, ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये मेंशन नहीं करेंगे तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पानी के लिए पानी को H2 और हाफ O2 से बनना पड़ेगा, H2 और हाफ O2 से। ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं मेंशन करूंगा नीचे फ्रॉम 1 मोल ऑफ H प्लस एंड 1 मोल ऑफ OH माइनस। और पानी का हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है H प्लस और OH माइनस से, जब हर बार पानी ही बनेगा, पानी कितना बने? 1 मोल, किससे बने? H प्लस और OH माइनस से बने, तो जो एनर्जी है वो ऑलवेज फिक्स होती -13.7 किलो कैलोरी या फिर -57.3 किलो जूल। तो आप कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लो, ओवरऑल क्या होना है? पानी का फॉर्मेशन। फिर से आ जाओ, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड लो कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस लो, ओवरऑल क्या होना है? पानी का फॉर्मेशन। किससे होना है? 1 मोल ऑफ H प्लस एंड 1 मोल ऑफ OH माइनस से ही होना है। समझा कि नहीं समझा? इसलिए स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? ऑलवेज फिक्स होता है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल को चेंज करता हूँ, मैंने लिखा HNO3 प्लस NaOH, क्या बनेगा? NaNO3 प्लस H2O। हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग है, 13.7 एनर्जी रिलीज होगी। कब तक रिलीज होगी? कल तक रिलीज होगी। HNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, आयोनाइज करो, H प्लस NO3 माइनस, NaOH Na प्लस OH माइनस, NaNO3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, Na प्लस NO3 माइनस, पानी वीक इलेक्ट्रोलाइट, फीबली आयोनाइज्ड या नेग्लेजिबल आयोनाइज्ड, प्लस 13/7 कल तक, NO3 माइनस Na प्लस, ओवरऑल क्या मिला? H प्लस OH माइनस, फॉर्मेशन H2O का, प्लस 13.7 किलो कैलोरी। तो देखो, चाहे HCl NaOH से न्यूट्रलाइज हो तो भी 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी, HNO3 NaOH से न्यूट्रलाइज हो तो भी 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि दोनों ही न्यूट्रलाइजेशन का जो नेट रिएक्शन वो सेम है। नेट रिएक्शन क्या है? सेम है। समझा कि नहीं समझा? नेट रिएक्शन क्या है? पानी का फॉर्मेशन, किससे? फ्रॉम 1 मोल ऑफ H प्लस एंड 1 मोल ऑफ OH माइनस। दैट्स वाई द स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन of any strong acid and strong base is always fixed, because it is the standard heat of formation of pani from 1 mole of H plus and 1 mole of OH minus। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। इसी पे एक चीज को और समझते हैं। अगर मैं ऐसा लिखूं, हाफ H2SO4 प्लस NaOH, तो क्या बनेगा? हाफ Na2SO4। ये बात मैं पहले भी सिखा चुका हूं आपको, फर्स्ट पेज पर जाकर देखो, प्लस H2O, आया ना? हाँ। अब क्या हो रहा है यार? हाफ H2SO4 मतलब एक H प्लस, NaOH मतलब एक OH माइनस, एक पानी बन रहा है, तभी तो 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती। एक H प्लस एक OH से न्यूट्रलाइज होगा 13.7। तो मैं कहूँगा कि स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा, एंड दैट इज अ -13.7 किलो कैलोरी।
ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि नहीं हम ऐसा लिखेंगे H2SO4 प्लस 2NaOH, तो Na2SO4 प्लस 2H2O बनेगा। अब देखो H2SO4 से 2H प्लस, यहाँ से 2OH माइनस, तो 2 पानी, एक H प्लस एक OH माइनस से न्यूट्रलाइज होकर एक पानी बनाता है, तो इतनी एनर्जी रिलीज होती। जब 2H प्लस 2H माइनस से न्यूट्रलाइज होकर 2 पानी बनाएगा तो उसका डबल एनर्जी रिलीज होगी। 13 2 26 एक 27.4 किलो कैलोरी एनर्जी क्या होगी रिलीज। लेकिन ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं कहेगी। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए 1 मोल बने और एक से बने। समझा कि नहीं समझा? ठीक है, तो मैं कहूँगा स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन तो 27.4 होगा। ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन इतनी एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन ये स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नहीं कहलाएगी। समझा कि नहीं समझा? समझा। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ओके। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि व्हाई द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज फिक्स, बिकॉज द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस is always is overall the heat of formation of water from 1 mole of H plus and 1 mole of OH minus. So it is a fix and it is always equal to minus 13.7 kilocalorie और minus 57.3 किलो जूल। समझ में आई इतनी बात? ओके, ये तो पहली बात थी। दूसरी बात, अभी तक हम सारे कंपोनेंट्स को स्ट्रॉन्ग ही ले रहे थे। अब क्या करने जा रहा हूँ कि अगर मैं दोनों कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट को वीक कर दूं, किसी एक कंपोनेंट को क्या कर दूं वीक। बहुत देर से दिमाग में बात चल रही होगी कि वीक वाला केस कब आएगा, तो आ गया वीक वाला केस। इफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट, एसिड और बेस में से कोई एक कंपोनेंट अगर वीक हुआ, गौर से सुनना, तो एनर्जी हमेशा 13.7 से कम रिलीज होगी। किससे कम रिलीज होगी? 13.7 से कम रिलीज होगी। फिर से, इफ एनी वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एसिड एंड बेस is weak, then the amount of energy released will be less than 13.7 because some energy will be used to dissociate the weak component. Some energy will be used to dissociate the weak component. बात समझ में आया? अगर अब इसको छोटा छोटा कर दे, दोनों स्ट्रॉन्ग 13.7 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज। अगर दोनों में से कोई एक वीक हो गया तो 13.7 से कम एनर्जी रिलीज होगी। क्यों रिलीज होगी? क्योंकि कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी वो जो वीक कंपोनेंट है ना उसको डिसोसिएट कराने में, उसका बॉन्ड तोड़ने के लिए। वो वीक कंपोनेंट है, विदाउट हीट वो आयोनाइज नहीं होगा, तो उसको आयोनाइज कराने के, उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी और वो एनर्जी उस वीक कंपोनेंट की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगी। थर्मोकेमिस्ट्री के पहले लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था। वो एनर्जी उस वीक कंपोनेंट की क्या कहलाएगी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगी। तो इसी बात को मैं लिखता हूँ। क्या लिखता? कि इफ एनी one of the component, either acid or base, is weak, then the released amount of energy will be always less than 13.7 kilocalorie because some energy will be used to dissociate और ionize किसको? वीक कंपोनेंट को। और वही जो एनर्जी जो उस वीक कंपोनेंट को डिसोसिएट कराने में यूज हो गई, दैट इज कॉल्ड इट्स डिसोसिएशन एनर्जी, या फिर दैट इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। वीक एसिड या वीक बेस का आयोनाइजेशन एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। किसी भी वीक एसिड या वीक बेस का आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। जाके एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल पे देखो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ऐसा है, देखो कैसा है कि एनर्जी रिलीज होनी चाहिए 13.7, कितनी? 13.7, लेकिन कुछ एनर्जी वीक कंपोनेंट को डिसोसिएट कराने में रिलीज होनी चाहिए -13.7, यूज हो गई, प्लस डिसोसिएशन एनर्जी विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। रिलीज कितनी? 13.7, यूज कितनी? डिसोसिएशन एनर्जी इतनी यूज हो गई,
तो ओवरऑल कितनी रिलीज, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अगर इसे और समझना है तो जरा देखो, मैंने लिखा HCl प्लस NaOH, दोनों स्ट्रॉन्ग है। NaCl प्लस पानी 13.7 किलो कैलोरी, यस इट इज करेक्ट। लेकिन अगर मैंने ऐसा लिखा HCl प्लस NH4OH, बनेगा यहाँ से दोनों एक एक H प्लस है ना, एक H प्लस एक OH माइनस NH4Cl प्लस H2O, और यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है, कैसा लिखा है 12.3 किलो कैलोरी। एसिड बेस से न्यूट्रलाइज रिलीज होना चाहिए 13.7, ये क्वेश्चन आएगा, ये लिखा होगा रिलीज होनी चाहिए 13.7, एसिड बेस से न्यूट्रलाइज रिलीज होनी चाहिए 13.7, लेकिन रिलीज कितनी हो रही है 12.3, कितनी कम रिलीज हो रही है। तो आप कहेंगे 13.7 रिलीज होनी चाहिए, रिलीज हुई है 12.3, तो कितनी कम रिलीज हुई, 1.4 कम रिलीज हुई। तो 1.4 कहाँ यूज हो गई, तो 1.4 ये जो वीक कंपोनेंट है इसकी डिसोसिएशन एनर्जी होगी कितनी, 1.4 किलो कैलोरी। इसी को सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो। स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी इक्वल टू -13.7 प्लस डिसोसिएशन एनर्जी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कितनी रिलीज हुई 12.3 माइनस रिलीज माइनस के साथ आएगा 13.7 प्लस डिसोसिएशन एनर्जी, सॉल्व करो यहाँ से, डिसोसिएशन एनर्जी आ जाएगी प्लस 1.4 किलो कैलोरी। तो आपने इसको दो तरीके से किया। तो फिर से इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करो, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिलीज 13.7 होनी चाहिए, हुई कितनी 12.3, कितनी कम रिलीज हुई 1.4, यहाँ से भी 1.4 आ रहा है, डायरेक्ट भी 1.4 आ रहा है, तो 1.4 कहाँ यूज़ हो गई, इसको डिसोसिएट कराने में। वैसे ही अगर मैं यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड लूँ H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड, इसका न्यूट्रलाइजेशन मैं NaOH के साथ कराता हूँ, किसके साथ, NaOH के साथ, क्या बनाएगा Na2C2O4 प्लस 2H प्लस 2OH माइनस 2 पानी, और यहाँ पर लिखा है 25.4 किलो कैलोरी। अब इस